हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है एमबीसी नर्सिंग क्लासेस में। देखिए, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एमसीक्यू की सीरीज़ चल रही है उसके बारे में। यदि आप नर्सिंग से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें ये जो आपकी एमसीक्यू सीरीज है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल आपके लिए होने वाली है। इसमें आपको बहुत सारे टॉपिक वाइज क्वेश्चंस मिल जाएंगे जिससे आप बड़ी आसानी से सारी चीज़ों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्वेश्चंस की टॉपिक वाइज आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई होप आपको जो सीरीज़ है पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही है तो उसको लाइक जरूर करके हमें थोड़ा सा अप्रिशिएट करें, मोटिवेशन हमारा बढ़ाएं और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो आगे अपन बढ़ते हैं। प्लेटिलेट्स अपना टॉपिक आज रहने वाला है और इससे अपन क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे सामने 107 नंबर का। द नॉर्मल ब्लड प्लेटिलेट्स काउंट इज। नॉर्मल ब्लड प्लेटिलेट्स का काउंट क्या रहता है? 2 लाख से 3.5 लाख पर MM³ 1 लाख से 2.5 लाख पर MM³, 4.5 लाख से 6,90,000 MM³ या फिर 1 लाख से 4.5 लाख MM/क्यूब। तो इसका सही आंसर है मिनिमम 1 लाख से लेकर 4.5 लाख पर MM/क्यूब होने चाहिए। ठीक है, ये इसका सही आंसर है। तो नॉर्मल रेंज क्या रहती है हमारी? 1.5 लाख से लेकर और 4.5 लाख सेल्स प्रति MM होती है। ठीक है, 1.5 लाख से कम आ जाती है तो इसको प्लेटलेट्स का अपन कम कहना कहते हैं, जिससे कि ब्लड है ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, हमारे जो ऑर्गन्स हैं उनसे ब्लड ऑटोमेटिक बहने लग जाता है। ठीक है, ये चीज़ है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो कि डेंगू के अंदर होता है, आपको पता होगा। आगे बढ़ते हैं 108 नंबर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डिस्क्राइब अ डिक्रीज नंबर ऑफ प्लेटलेट्स। यदि प्लेटलेट्स का नंबर डिक्रीज हो रहा है तो इस टर्म्स को अपन क्या कहेंगे? तो इसका सही आंसर रहेगा थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया इस टर्म्स को कहा जाता है जहाँ पर जो प्लेटलेट्स हैं उसका जो नंबर है वो डिक्रीज होता जाता है। ठीक है, इसकी जो थ्योरी है वो अपन पढ़ते हैं एक बार। अब नॉर्मल डिक्रीज इन द नंबर ऑफ प्लेटलेट्स सेल कॉल्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया और थ्रोम्बोपिनिया। ठीक है, इसके बाद थ्रोम्बोसाइटोपिनिया इंक्रीज ब्लीडिंग टेंडेंसी। ब्लीडिंग टेंडेंसी को थोड़ी सी क्या कर देती है? इंक्रीज कर देती है। तो जो ब्लीडिंग है वो ऑटोमेटिक बढ़ने लग जाती है, सॉरी ब्लीडिंग ऑटोमेटिक होने लग जाती है। यदि कहीं पे हमारे घाव हुआ होगा या फिर फुंसी हो रही होती है उससे ऑटोमेटिक ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए, जो हमारी प्लेटलेट्स हैं ये क्या करती हैं? ब्लड क्लॉटिंग का काम करती हैं। और जब इनका नंबर से घट जाएगा तो ब्लड क्लॉटिंग कम हो जाएगी। कम हो जाएगी तो सीधी सी बात है ब्लड ऑटोमेटिक बहना स्टार्ट कर देगा। डेफिशिएंट फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स कॉल्ड थ्रोम्बोसाइटोपैथी। ठीक है, जब प्लेटलेट्स का फंक्शन कम होने लग जाए तो उसे अपन क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइटोपैथी कहते हैं। सर्जिकल रिमूवल ऑफ अ थ्रोम्बस कॉल्ड थ्रोम्बोएक्टोमी। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ प्लेटलेट्स कॉल्ड थ्रोम्बोसाइटोसिस। जब प्लेटलेट्स का नंबर बढ़ने लग जाता है तो इस प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइटोसिस कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, 109 नंबर क्वेश्चन की तरफ अपन आते हैं। रिड्यूस नंबर ऑफ अ प्लेटलेट्स इज फाउंड इन ऑल द कंडीशंस एक्सेप्ट। यानी कि ये नीचे कंडीशन दी गई हैं, इन सब में जो नंबर है प्लेटलेट्स का रिड्यूस होने लग जाता है केवल एक को छोड़ के। तो पहली है हमारे सामने डिसमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन, एप्लास्टिक एनीमिया, एक्यूट माइलोइड ल्यूकेमिया या फिर वॉन विलिब्रांड डिजीज। तो इसका जो सही आंसर आपका रहेगा वो डी रहेगा। ठीक है, इसके यहाँ पर नीचे देखते हैं। कॉज ऑफ थ्रोम्बोसाइटोपिनिया आर एक्यूट इन्फेक्शन, सेप्सिस, क्रोनिक इन्फेक्शन, HIV, ड्रग्स, एल्कोहल, हेपरिन या कीमोथेरेपी। इनके कॉजेज, ये कॉजेज हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कुछ इम्यून डिसऑर्डर्स भी हैं, जैसे आपकी आइडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपिनिया परप्यूरा, DIC हो गया, ऑल ल्यूकेमिया, एप्लास्टिक एनीमिया एंड पोर्टल हाइपरटेंशन जिसे अपन सिरोसिस कहते हैं। ये सारे के सारे किसके कॉजेज हैं? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के कॉजेज हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन 110 नंबर क्वेश्चन पे। 110 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने आता है। Bleeding precautions like needles, stick injury prevention should be following in the all of the following case except when the patient is on cephalosporin, suffering from hemophilia, suffering from liver disease या फिर on anticoagulants। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो ए रहेगा, on cephalosporins। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, 111 नंबर क्वेश्चन पे पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन should the nurse prioritize when taking care of a patient with a platelets count of 23,000 per mm cube? ठीक है, request an order for an anticoagulant, protect the patient from injury, encourage patient to drink plenty of fluid, no action is necessary। तो इसका जो सही आंसर रहेगा बी रहेगा। क्यों? क्योंकि हमें उस पेशेंट को इंजरी से बचाना है। अगर गलती से भी इंजरी हो गई तो वो दोबारा से रिकवर नहीं हो पाएगी या फिर उससे जो ब्लड क्लॉटिंग होनी चाहिए वो ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाएगी। इसलिए हमें उस पेशेंट को क्या करना है? इंजरी से प्रोटेक्ट करना है। 112 नंबर क्वेश्चन पे अपन आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज रिलीज ड्यूरिंग इन्फ्लामेटरी प्रोसेस व्हेन प्लेटलेट्स आर एक्टिवेटेड। जब प्लेटलेट एक्टिवेटेड हो जाती हैं तो इनमें से कौन सा इन्फ्लामेटरी प्रोसेस के लिए जो सब्सटेंस है वो रिलीज होता है? तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो बी रहेगा, सेरोटोनिन।
ठीक है, आगे देखते हैं। सेरोटोनिन, जिसका साइंटिफिक नेम क्या है, 5 हाइड्रोक्सी ट्राई ट्राई पेटामाइन, ठीक है, 5HT जिसे कहते हैं, इज अ केमिकल फाउंड इन प्लेटलेट्स म्यूकोसा ऑफ GIT मास्ट सेल एंड CNS के अंदर ये जो सब्सटेंस है वो पाया जाता है। अगला जो अपना टॉपिक होने वाला है वो कौन सा टॉपिक है, देखिए, ब्लीडिंग प्रोफाइल। ये ऊपर वाले जितने भी क्वेश्चन थे वो आपके प्लेटलेट से रिलेटेड थे। अब अपन ब्लीडिंग प्रोफाइल की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। 113 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने आता है। द इंट्रिकेट बैलेंस बिटवीन क्लॉट फॉर्मेशन एंड क्लॉट डिसोल्यूशन इज हीमोस्टेसिस, हीमियोस्टेसिस, हेमाटोक्रिट या फिर हेमाटोपोइसिस। तो इसका जो सही आंसर है वो ए रहेगा, हीमोस्टेसिस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 114 नंबर क्वेश्चन पे। वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीप्लेटलेट ड्रग, डिगोक्सिन, स्ट्रेप्टोकाइनेज, एस्प्रिन या फिर डोब्यूटामिन। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो हमारे सामने रहेगा क्या, एस्प्रिन। एस्प्रिन क्या है, एक प्रकार की एंटीप्लेटलेट ड्रग है। एंटीप्लेटलेट मीन्स एन एजेंट दैट डिस्ट्रॉय और इनएक्टिवेट प्लेटलेट्स और प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम फॉर्मिंग ब्लड सेल ब्लड क्लॉट, एग्जाम्पल एस्प्रिन या फिर क्लोपाइडोग्रॉल। देखिए, एंटीप्लेटलेट का मतलब क्या होता है कि ये प्लेटलेट्स को इनएक्टिव कर देती हैं या फिर प्लेटलेट्स को डिस्ट्रॉय कर देती हैं और ब्लड क्लॉट फॉर्मिंग से क्या करती हैं, प्रिवेंट करती हैं हमें। तो ऐसी कौन कौन सी ड्रग हैं, जैसे आपकी एस्पिरिन हो गई। इट डिक्रीज चांस ऑफ TIA यानी कि ट्रांजेंट आइसेमिक अटैक, स्ट्रोक, MI एंड ब्लॉकेज ऑफ पेरिफेरल आर्टरीज। जो पेरिफेरल आर्टरीज होती हैं उनके ब्लॉकेज से ये बचाती हैं। यदि कहीं आर्टरीज के अंदर ब्लॉक आ गया या फिर कोई क्लॉट बन गया है तो उस क्लॉट को हटाने के लिए ये हम क्या देते हैं, एस्पिरिन देते हैं। कि बल गलती से अगर क्लॉट बन गया हमारी आर्टरीज के अंदर तो ब्लड है वो ब्लॉक हो जाएगा, और ब्लॉक हो जाएगा तो क्या आ सकता है, स्ट्रोक आ सकता है या फिर अटैक आ सकता है। तो उसे प्रिवेंट करती है हमें। 115 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। ब्लीडिंग टाइम इज प्रोगुलेटेड इन ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट बाइपरवाइट, इडियोपैथिक, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, हीमोफीलिया ए या फिर वॉन वॉन्डर डिजीज। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो सी रहेगा, हीमोफीलिया ए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन 116 नंबर क्वेश्चन पे। पहले एक बार हीमोफीलिया के अंदर थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखिए, इन हीमोफीलिया अ ब्लीडिंग टाइम रिमेन्ड अनचेंज बिकॉज ऑफ नॉर्मल प्लेटलेट फंक्शन एंड काउंट, ठीक है। इन हीमोफीलिया ए ओनली क्लोटिंग टाइम एंड PIT इंक्रीज ड्यू टू क्लोटिंग फैक्टर डेफिशिएंसी। उसके अंदर क्लोटिंग फैक्टर की डेफिशिएंसी होती है जिस वजह से जो क्लोटिंग टाइम है वो कम हो जा थोड़ी बढ़ जाता है। BT इज इंक्रीज इनटू प्लेटलेट डेफिशिएंसी एंड डिसफंक्शन एंड CT इंक्रीज इनटू क्लोटिंग फैक्टर डेफिशिएंसी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 116 नंबर क्वेश्चन पे। एक्टिवेटेड पेराइटल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम APTT इज प्रोलॉन्ग्ड इन थ्रोम्बोसिस, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, हीमोफीलिया, बोन मैरो डिस्प्रेशन। तो इसका जो सही आंसर है वो सी रहेगा, हीमोफीलिया के अंदर। 117 नंबर क्वेश्चन पे अपना आता है। प्लेटलेट्स गेट एक्टिवेटेड व्हेन दे कम इन कांटेक्ट विद हेपेरिन, कोलेजन, फाइब्रिनोजन या फिर एंडोथेलियम। तो इसका सही आंसर रहेगा कोलेजन। जब प्लेटलेट्स कोलेजन के संपर्क में आती हैं तो क्या हो जाती हैं, एक्टिवेटेड हो जाती हैं। देखिए, इसकी अपन व्याख्या देखते हैं एक बार। व्हेन एंडोथेलियल डैमेज अकर्स, प्लेटलेट्स कम विद द कॉन्टैक्ट ऑफ एक्सपोज्ड कोलेजन एंड वॉन विल्ब्रांड फैक्टर एंड बिकम एक्टिवेटेड। जब कोलिजन के कांटेक्ट में वो आती हैं उसके बाद वॉन विलिब्रांड फैक्टर काम करता है, एक्टिवेट हो जाता है, और वो किसको एक्टिवेट कर देता है, वो हमारी जो प्लेटलेट्स हैं उनको एक्टिवेट कर देता है और ब्लड क्लॉटिंग का जो काम है वो शुरू हो जाता है। ड्यूरिंग क्लॉटिंग द प्रोथ्रोम्बिन इज चेंज टू थ्रोम्बिन इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन एंड फाइब्रिनोजन, थ्रोम्बोप्लास्टिन एंड विटामिन के, कैल्शियम आयन विटामिन के, कैल्शियम आयन एंड थ्रोम्बोप्लास्टिन। तो इसका सही आंसर डी रहेगा, कैल्शियम आयन और थ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है। जो क्लॉटिंग है वो 3 स्टेज के अंदर होती है। फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर और प्रोथ्रोम्बिनेज, एन एंजाइम इंपॉर्टेंट इन ब्लड कोगुलेशन। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एक्टिवेटेड फैक्टर X और B इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एंड प्लेटलेट्स। सबसे पहले क्या होता है, प्रोथ्रोम्बिन का फॉर्मेशन होता है या प्रोथ्रोम्बिनेज का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद जो प्रोथ्रोम्बिन है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, वो थ्रोम्बिन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है कैल्शियम और थ्रोम्बोप्लास्टिन की प्रेजेंस में। उसके बाद जो फाइब्रिनोजन है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, फाइब्रिन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और फाइब्रिन एक जाल बना लेती है जिसमें आगे RBC जो है फंस जाती हैं, और फंसने के बाद वो क्लॉट बन जाता है, ठीक है। ये प्रोसेस होती है ब्लड क्लॉटिंग की। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर सेकंड, फाइब्रिनोजन, क्रिसमस फैक्टर, प्रोथ्रोम्बिन या फिर कैल्शियम। तो इसका सही आंसर देखें हम तो इसका सही आंसर रहेगा आपका सी, प्रोथ्रोम्बिन इसका सही आंसर है। यानी क्लॉटिंग फैक्टर सेकंड का दूसरा नाम क्या है, प्रोथ्रोम्बिन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 120 नंबर क्वेश्चन पे अपन आते हैं।
द लास्ट प्रोडक्ट इन द प्रोसेस ऑफ ब्लड कोगुलेशन इज फाइब्रिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन, थ्रोम्बिन या फिर प्रोथ्रोम्बिन। तो इसका सही आंसर है फाइब्रिन। फाइब्रिन जो है एक, आप ऐसे समझिए जैसे फाइब्रिन बनता है लास्ट में, तो फाइब्रिन को आप ऐसे समझ सकते हैं कि फाइब्रिन यानी कि फाइबर्स का एक जाल बन जाता है, उस जाल में आके आरबीसी फंस जाती हैं जिससे ब्लड क्लॉट कंप्लीट होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 121 नंबर क्वेश्चन पे अपन। इन द कोगुलेशन प्रोसेस विच एंजाइम कन्वर्ट इनएक्टिव फाइब्रिनोजन टू इनसॉल्युबल फाइब्रिन थ्रेड? प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन या फिर थ्रोम्बोप्लास्टिन। तो इसका सही आंसर रहेगा थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन क्या करता है, जो इनएक्टिव फाइब्रिनोजन है उसको इनसॉल्युबल फाइब्रिन थ्रेड के अंदर कन्वर्ट कर देता है। 122 नंबर क्वेश्चन पे बनाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आयन हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग? कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम या फिर फॉस्फेट आयन। तो इसका सही आंसर रहेगा ए, कैल्शियम आयन ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। ठीक है, कैल्शियम है जो कि क्लॉटिंग फैक्टर 4 का कार्य करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आयन रहता है ब्लड क्लॉटिंग के लिए। क्यों? क्योंकि ये जो इनसेंट्रिक या फिर एक्सेंट्रिक और कॉमन पाथवे हैं कोगुलेशन के, उसमें बहुत ज़्यादा जो जितनी भी वेरियस रिएक्शन होती हैं उनमें ये क्या रहता है, इन्वॉल्व रहता है। 123 नंबर क्वेश्चन पे बनाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन? प्लाज्मिन, विटामिन के, कैल्शियम या फिर फाइब्रिनोजन। तो इसका सही आंसर रहेगा ए। अभी हमने ब्लड क्लॉटिंग की प्रोसेस देखी थी, उसमें कहीं भी हमने प्लाज्मिन का नाम नहीं सुना था। विटामिन के हमें जरूरी है, कैल्शियम भी हमें आवश्यकता है, फाइब्रिनोजन की भी हमें आवश्यकता होती है। तो हम देख लेते हैं प्लाज्मिन बेसिकली होती क्या है। तो प्लाज्मिन क्या है, एक प्रकार की फाइब्रिनोलाइटिक एंजाइम है एक प्रकार का, ठीक है, जो कि प्रिकर्सर प्लाज्मिनोजन से जो प्लाज्मिनोजन है उससे क्या निकलती है, क्या एंजाइम निकलता है, फाइब्रिनोजो फाइब्रिनोलाइटिक एंजाइम है वो डेराइव होता है। ठीक है, इसके बाद एक्सेप्ट प्लाज्मिन अदर आर एसेंशियल फॉर क्लॉट फॉर्मेशन। प्लाज्मिन को छोड़ के सारे क्या है, एसेंशियल हैं किसके लिए, ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन के लिए। इसके बाद 124 नंबर क्वेश्चन पे बनाते हैं। टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर यानी कि टीपीए इज टू बी एडमिनिस्ट्रेट टू अ पेशेंट इन द ट्रॉमा एंड इमरजेंसी यूनिट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रायोरिटी एक्शन? चेक एपिकल पल्स रेट, चेक सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स, चेक साइन ऑफ ब्लीडिंग, चेक ब्लड ग्रुपिंग एंड क्रॉस मैचिंग। इसका सही आंसर रहेगा सी। ठीक है, इसकी थ्योरी आप पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं 125 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए, द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी इज कंपार्टमेंट सिंड्रोम, इंटरनल ब्लीडिंग, मेटाबॉलिक abnormalities, एक्यूट रीनल फेलियर। तो इसका सही आंसर रहेगा इंटरनल ब्लीडिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 126 नंबर क्वेश्चन पे। ब्लड क्लॉट फ्लोटिंग इन द सर्कुलेशन ब्लड, इम्बोल्ट, प्लेग, थ्रोम्बस या फिर एन्यूरन्सम। तो इसका सही आंसर रहेगा ए, एम्बोली। ठीक है, देखिए, अ ब्लड क्लॉट दैट एडेयर्स टू द वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स कॉल्ड थ्रम्बस। यानी कि जब जो ब्लड क्लॉट है वो बॉल जो ब्लड वेसल्स की बॉल पे जाके चिपक जाए तो उसे अपन कहते हैं क्या, थ्रोम्बस। अ मास ऑफ अनडिजोल्व्ड मैटर प्रेजेंट इन अ ब्लड वेसल्स मे बी फ्लोटिंग कॉल्ड एम्बोली। और जब वही जो क्लॉट है वो उसके अंदर बहने लग जाए, फ्लो करने लग जाए, फ्लोटिंग होने लग जाए ब्लड वेसल्स के अंदर, उसे अपन क्या कहते हैं, एम्बोली कहते हैं। ठीक है, 127 नंबर क्वेश्चन पे अपन आते हैं। देखिए, ब्लड क्लोटिंग टाइम, सीटी, क्लोटिंग टाइम शॉर्ट फॉर्म में से कहते हैं, इज कंसिडरेबली प्रोलॉन्ग्ड इन डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी टू, विटामिन के, विटामिन बी 12, विटामिन बी 6। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, क्योंकि विटामिन सी के किसके लिए हेल्प करती है, ब्लड क्लॉटिंग या फिर रक्त का थक्का जमाने के लिए हेल्प करती है। ये थ्योरी आप पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं 128 नंबर क्वेश्चन पे। बिफोर कीलोसिस्टेक्टोमी द फिजिशियन ऑर्डर विटामिन के, द नर्स अंडरस्टैंड दैट this is administered because it is used in formation of bilirubin, thromboplastin, prothrombin या फिर कोलिसिस्टोकाइनिन। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो बी रहेगा, प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 129 नंबर में। विच विटामिन डज कन्वर्ट प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन? ए, डी, के, B2। तो इसका सही आंसर है विटामिन के। आगे बढ़ते हैं 130 नंबर पे। द एजेंट कॉन्ट्रैक्टेड विद वारफेरिन ट्रीटमेंट इज। ठीक है, तो इसके सही आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर रहेगा ए, एस्पिरिन। आगे बढ़ते हैं, ये थ्योरी आप पढ़ लीजिएगा। 131 नंबर क्वेश्चन पे बनाते हैं। अ पेशेंट इज रिसीविंग वारफेरिन फॉर पल्मोनरी एम्बोलिज्म, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्ट्राडिक्टेड while द पेशेंट इज ऑन वारफेरिन? फेरस सल्फेट, एसिटिल सैलिसिलिक एसिड, एटिनोलोल या फिर कोलोप्रोजोम्बी कोलोप्रोमेजाइन। ठीक है, तो इसके सही आंसर की यदि हम बात करते हैं, इसका सही आंसर क्या रहेगा, बी, एसिटिल सैलिसिलिक एसिड।
132 नंबर क्वेश्चन पे अपन आते हैं, द प्रोसेस ऑफ टाइटनिंग ऑफ द फाइब्रिन क्लॉट इन सच अ वे दैट द रप्चर्ड एरिया ऑफ द ब्लड वेसल्स गेट स्मॉलर एंड स्मॉलर थस डिक्रीजिंग द हेमरेज इज कॉल्ड। इस हेमरेज को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर रहेगा क्या? सिनेरेसिस। सिनेरेसिस मीन द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अ जेल रिजल्टिंग in its separation from the liquid as a shrinkage of fibrinogen when blood clot. It means extrication of a liquid from a gel during contraction of clot. यानी कि जब आप देखते हैं जब क्लॉट फॉर्मेशन हो रहा होता है तो उससे एक लिक्विड फॉर्म में जेल से निकलती है, उसका एक्सक्रीशन कहलाता है। ठीक है, 133 नंबर क्वेश्चन पे अपन आते हैं, वारफेरिन एक्ट एज एन एंटीकोगुलेंट बाय ब्लॉकिंग द सिंथेसिस ऑफ आरबीसीज, हीमोग्लोबिन, विटामिन ई, विटामिन के। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो डी रहेगा, विटामिन के ब्लॉकेज कर देता है। एंटीकोगुलेंट है, जो एंटीकोगुलेंट क्या करते हैं, विटामिन के सिंथेसिस को ब्लॉक कर देते हैं, जिससे जो रक्त का थक्का है वो नहीं बन पाता है। ठीक है, ये थ्योरी आप पढ़ लीजिएगा। 134 क्वेश्चन पे अपन आते हैं, नॉर्मल ब्लीडिंग टाइम इज 1 to 2 मिनट्स, 1 to 3 मिनट्स, 1 to 4 मिनट, 1 to 5 मिनट। इसका जो सही आंसर रहेगा सी रहेगा, 1 से 3 मिनट के अंदर नॉर्मल ब्लड फ्लोटिंग या फिर जो नॉर्मल ब्लीडिंग है वो रुक जाती है। ब्लीडिंग टाइम इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर ब्लड टू स्टॉप फ्लोइंग फ्रॉम अ स्मॉल वुंड या फिर पिन प्रिक। ठीक है, आगे अपन बढ़ते हैं 135 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए, पैटेशी इज फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व्ड इन गैस्ट्रो एंट्राइटिस या फिर प्रोस्टेटिक हाइपोट्रोफी या फिर ओटाइटिस मीडिया या फिर ब्लीडिंग डिसऑर्डर। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो डी रहेगा, ब्लीडिंग डिसऑर्डर। ये थ्योरी आप पढ़ लीजिएगा। द कैटेगरी ऑफ ड्रग दैट एक्ट टू प्रिवेंट ब्लड फ्रॉम क्लॉटिंग इज एनाल्जेसिक, एंटीकोगुलेंट, एंटीबायोटिक एंड ड्यूरेटिक। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो सी रहेगा। Which of the following is recommended for a patient on warfarin therapy? Eating plenty of green leafy vegetables, consistent use of bread and cereals, decreasing intake of fatty foods, being physically fit by doing sports। इसका जो सही आंसर रहेगा बी रहेगा, कंसिस्टेंट यूज ऑफ ब्रेड एंड cereals। वारफेरिन होता क्या है वो देखिए, इज अ ब्लड थिनिंग मेडिकेशन दैट हेल्प ट्रीट एंड प्रिवेंट ब्लड क्लॉट्स। यानी कि जो वारफेरिन है ये खून को पतला करने वाला एक ड्रग है, मेडिकेशन है, जो कि ब्लड क्लॉट्स बनने से उसको क्या करता है, प्रिवेंट करता है। विटामिन के कैन डिक्रीज वारफेरिन इफेक्टिवनेस, सो डाइट शुड बी लेस इनटू विटामिन के। जो विटामिन के होता है वो वारफेरिन के इफेक्टिवनेस को कम कर देता है, इसलिए ये सलाह दी जाती है कि वो लेस इनटेक करे किसका, विटामिन के का। ठीक है, अगला अपना टॉपिक होने वाला है क्या, ब्लड ग्रुप। इसको देख लेते हैं, ब्लड ग्रुप। देखिए, एबीयू एबीयू ब्लड ग्रुपिंग वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड या फिर डिस्क्राइब्ड बाई रॉबर्ट कॉच, पाल एहरलिख, कार्ल लैंडस्टीनर या फिर एंटोन वॉन लीवेनहॉक। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो बी रहेगा, कार्ल लैंडस्टीनर ने सबसे पहले एबीओ ब्लड ग्रुप को बताया था। ये थ्योरी आप पढ़ लीजिएगा। हु इन्वेंटेड ब्लड ग्रुपिंग एज एबीओ, लैंडस्टीनर, जॉन गिवन। तो इसका सही आंसर ए ही रहेगा, लैंडस्टीनर, कार्ल लैंडस्टीनर ने सबसे पहले इसको खोजा था। आगे बढ़ते हैं 140 नंबर पे। RH blood group is the complex antigen found in surface of WBC, surface of RBC, both A and B, none of the above। यानी कि जो RH कॉम्प्लेक्स एंटीजन है ये किसकी सरफेस पर पाया जाता है, तो ये आरबीसी की सरफेस पर प्रेजेंट होता है। ठीक है, RH फैक्टर या फिर जो RH एंटीजन है इज एन एंटीजन फाउंड ऑन द मेम्ब्रेन सरफेस ऑफ आरबीसी। इट वाज डिस्कवर्ड इन 1940 बाय लैंडस्टीनर एंड वीनर। वीनर और लैंडस्टीनर ने मिलकर इस एंटीजन को खोजा था, RH एंटीजन को। ठीक है, ये आरबीसी की सतह पर या फिर सरफेस पर पाया जाता है। द RH फैक्टर इन द ब्लड वाज डिस्कवर्ड इन विच ईयर, 1940 के अंदर ये डिस्कवर किया था, ऊपर हमने पढ़े लिया अभी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 142 क्वेश्चन की तरफ। RH फैक्टर ऑफ ह्यूमन ब्लड वाज डिस्कवर्ड बाई लुई पास्चर, जेनसेंग की, लैंडस्टीनर, वीरन। इसका सही आंसर बी है। 143 पे अपन आते हैं, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड वाज डिस्कवर्ड बाय डार्विन, अरिस्टोटल, हार्वे या फिर पास्चर। तो इसका जो सही आंसर है वो हार्वे। ठीक है, सर्कुलेशन सबसे पहले देखा था, हार्वे बिलियन था जो कि ब्रिटिश फिजिशियन था, उसने सबसे पहले सर्कुलेशन ऑफ ब्लड के बारे में बताया था। अ पर्सन विद वन ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप्स इज कंसिडर्ड अ यूनिवर्सल रेसिपिएंट। यानी कि यूनिवर्सल जो रेसिपिएंट है, प्राप्त करता है, उसकी हम बात करते हैं। तो ए बी है, ओ है, ए है या फिर बी है। तो ए बी इसका सही आंसर रहेगा। जो यूनिवर्सल रेसिपिएंट है वो कौन सा आता है, ए बी ब्लड ग्रुप होता है। पीपल विद ए बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, उनके अंदर क्या होता है, जो ए बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले होते हैं उनके अंदर किसी भी प्रकार की एंटीबॉडीज़ उनके प्लाज्मा में नहीं पाई जाती। तो कोई भी एंटीबॉडीज़ नहीं पाई जाती तो किसी भी ब्लड ग्रुप का ब्लड वो ले सकते हैं। कोई बाहरी एंटीजन आएगा तो वो एंटीबॉडी से रिएक्शन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास कोई भी एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट नहीं है, इसलिए उसे अपन क्या कहते हैं, यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहते हैं।
फॉर हेमोलाइटिक रिएक्शन रेसिपिएंट एंटीबॉडी रिएक्ट विद डोनर एंटीजन, लेकिन डोनर का एंटीजन तो है लेकिन रेसिपिएंट के पास एंटीबॉडीज है ही नहीं, तो किसी भी प्रकार का एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन नहीं हो पाएगा। अब देखिए, एंड इंडिविजुअल विद विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप इज अ यूनिवर्सल डोनर। अब डोनर की बात हो रही है तो ए नेगेटिव नहीं होगा, बी पॉजिटिव नहीं होगा, ए बी पॉजिटिव नहीं होगा, ओ नेगेटिव क्या होगा, यूनिवर्सल डोनर के रूप में काम करेगा। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो क्या रहेगा, डी इसका सही आंसर रहने वाला है। ठीक है, आगे देखिए, पीपल विद ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप नो एनी एंटीजन ऑन आरबीसी। अब इनके पास किसी भी प्रकार की एंटीजन नहीं रहती है तो इसलिए इसे अपन क्या कहते हैं, यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। विच ब्लड ग्रुप कैन बी एडमिनिस्ट्रेट टू अ पेशेंट इन इमरजेंसी व्हेन हिज ब्लड ग्रुप इज नॉट नॉन। यदि नहीं है तो अपन उसे क्या चढ़ाएंगे, ओ पॉजिटिव चढ़ाएंगे, ए बी नेगेटिव चढ़ाएंगे, ए बी पॉजिटिव चढ़ाएंगे या फिर ओ नेगेटिव चढ़ाएंगे, तो अपन उसे क्या चढ़ाएंगे, ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप चढ़ा सकते हैं। If father and mother are possessing RH positive and RH negative respectively, their children will be have blood group with, यानी कि एक RH पॉजिटिव है एक RH नेगेटिव है, तो जो होने वाली संतान है उसका ब्लड ग्रुप क्या रह सकता है, तो उसका ब्लड ग्रुप नन ऑफ द एबव है। ठीक है, इफ फादर एंड मदर आर पोजेसिंग RH पॉजिटिव एंड RH नेगेटिव रेस्पेक्टिवली, देयर चिल्ड्रन विल हैव द चांस ऑफ बोथ RH पॉजिटिव एंड RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप। या तो RH पॉजिटिव हो सकता है या RH नेगेटिव हो सकता है, यानी कि 50-50% चांसेस रहते हैं। तो दोनों ऑप्शन में नहीं है तो अपन इसे क्या कहेंगे, नॉट दीज कहेंगे। 148 देखते हैं, एन इंडिविजुअल हुज ब्लड टाइप इज बी मे इन इमरजेंसी डोनेट ब्लड टू अ पर्सन हुज ब्लड टाइप इज बी और ए और ओ, ए बी और ए बी और बी। तो इसका जो सही आंसर रहेगा हमारे सामने वो क्या रहेगा, डी इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ए बी है, बी है तो बी वाले को तो वो दे ही सकता है, और ए बी वाला क्या है, रेसिपिएंट है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, तो वो बी वाले का ले सकता है बड़ी आसानी से। ठीक है, आगे देखते हैं, आप पर्सन विद ब्लड ग्रुप बी मे बी डोनेट्स ब्लड टू पर्सन विद ब्लड ग्रुप बी एंड ए बी वाले को क्यों दे सकता है, क्योंकि ये यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, बी वाले को तो दे सकता है क्योंकि दोनों का सेम ब्लड ग्रुप है। इफ ब्लड ग्रुप ऑफ मदर एंड फादर इज बी एंड ए बी रेस्पेक्टिवली, विच ब्लड ग्रुप विल नॉट अकर इन देयर ऑफस्प्रिंग। तो ए है, सॉरी ए बी है और बी है, तो इनमें से कौन सा नहीं आ सकता, तो ओ बिल्कुल नहीं आ सकता, इसके चांस क्या है, बिल्कुल 0% है। ए आ सकता है, ठीक है, मदर से आ सकता है, सॉरी फादर से आ सकता है, ए भी आ सकता है, फादर से आ सकता है, बी आ सकता है, मदर से आ सकता है, लेकिन ओ नहीं आ सकता, इसके क्या है, 0% चांसेस है। आगे बढ़ते हैं, बिकॉज वन पेरेंट फादर हैज़ द ब्लड ग्रुप ए बी सो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू फॉर्म ओ ब्लड ग्रुप ए विदाउट ए एंड बी एंटीजन। अगला अपना जो क्वेश्चन है इस पे आएंगे, एनीमिया पे आएंगे, ब्लड ग्रुप पे अपन ने कंप्लीट कर लिए। आगे देखते हैं, हेमाटोलॉजिक एबनॉर्मलिटीज इंक्लूड एनीमिया, हेमेचूरिया, नेफ्राइटिस या फिर पॉलीयूरिया। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या रहेगा, एनीमिया इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 151 क्वेश्चन, डेफिशिएंसी ऑफ विच कॉज एनीमिया, फेरस आयन, फॉलिक एसिड, विटामिन B12 या फिर ऑल ऑफ द एबव। तो इसका सही आंसर है डी रहेगा, ऑल ऑफ द एबव। फेरस आयन से भी एनीमिया होता है, फॉलिक एसिड से भी एनीमिया होता है, विटामिन B12 से भी क्या होता है, एनीमिया होता है। आगे बढ़ते हैं, द WHO कट ऑफ पॉइंट फॉर द डायग्नोसिस ऑफ एनीमिया इन प्रेग्नेंट एडल्ट वुमेन इज 10 ग्राम%, 12 ग्राम%, 11 ग्राम% या फिर 13 ग्राम%। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा, बी रहेगा, 11 ग्राम%। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ एनीमिया इंक्लूड एक्सेप्ट लो हीमोग्लोबिन लेवल, हाइपर एक्टिविटी, फटीक या फिर लैस्टिट्यूड। तो इसका सही आंसर है हाइपर एक्टिविटी। ठीक है, कैसे, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ एनीमिया आर वीकनेस, डिक्रीज मसल टोन, फटीक, एंगजीना पेक्टोरिस, हेडेक, रैपिड पल्स और रैपिड ब्रीथिंग, पेल स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन और नेल बेड, लैस्टिट्यूड, एक्सक्यूशन एंड फिशेस एट द कॉर्नर्स ऑफ माउथ। एक्टिविटी डिक्रीज इन टू एनीमिया नॉट इंक्रीज। ठीक है, जो एक्टिविटी होती है वो एनीमिया में डिक्रीज हो जाती है, क्यों, क्योंकि ब्लड ही नहीं है तो एक्टिविटी कहाँ से करेगा। लेकिन ये क्या कह रहा है, हाइपर एक्टिविटी, हाइपर एक्टिविटी मतलब कहता है एक्टिविटी का इंक्रीज होना, तो इंक्रीज नहीं हो सकती, तो ये इसका सही आंसर रहेगा। 154 क्वेश्चन पे अपन आता है, फीचर ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इन चिल्ड्रन, वेट लॉस, डिक्रीज इन मसल स्ट्रेंथ, बोथ बी एंड डी, डिक्रीज एक्टिविटी लेवल। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा, सी। ठीक है, 155 क्वेश्चन पे अपन आते हैं, all of the following are sign of anemia in a patient except yellowness of the skin, tachycardia, dyspnea of excretion या फिर lethargy। तो इसका सही आंसर ए, yellowness of the skin। yellowness of the skin occurs into hyperbilirubinemia, इन एनीमिया स्किन बिकम पेलर, लैक ऑफ कलर नॉट येलो। यानी कि जब एनीमिया होता है तो स्किन क्या है, सफ़ेद पड़ने लगती है बजाय येलो पड़ने के। ठीक है,
येलो किस में पड़ती है, हाइपर बिलीरुबिनिया में पड़ती है, यानी कि बिलीरुबिन का जो मात्रा है हमारे ब्लड के अंदर बढ़ने लग जाती है, तो फिर ये डिजीज़ होती है। यहाँ तक आपको क्वेश्चन है मैंने कंप्लीट करा दिया। अगला टॉपिक अपना रहने वाला है थैलेसीमिया, जो कि अपन अगली वीडियो के अंदर करेंगे। वीडियो अच्छी लग रही है, थोड़ी सी भी हेल्पफुल है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दें, कमेंट कर दें और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दें। इसके अलावा देश से प्यार करें, माता पिता से प्यार करें। जय हिंद।